डेप्यूटी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर नॉर्थ कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी के सेक्टर 4 में 50 बरस बाद बरसाती नाले की तामीर शुरू कर दी गई है। इस सवाल से मजीद बात करेंगे। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के न्यू कराची जोन के सेक्टर 4 ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं और यहां पर जो मकीन है उनका कहना यह है कि 50 सालों के बाद यहां इंतज़ामिया की नज़र पड़ी है और बरसाती नाला तामीर किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन उसकी तेज़ी से जारी है। इलाका मकीन खुश दिखाई देते हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि देरीना ये मसला था उनका, जिसको अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया हल करने जा रही है। म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, ये काम करने का ख्याल आपको क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये हमारे डीएमसी सेंट्रल का यूसी 13 है, सेक्टर 4 है और ये एक आवाम का देरीना मसला भी था, तो हमारे डीसी साहब ने ये अहकाम दिया कि इसको फिल फॉर बनाया जाए ताकि आवाम को जितना रिलैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं उतना किया जाए। हमने कोशिश किया है कि नाले को भी क्लीन कर रहे हैं एंड नए सिरे से ये नाला बनाया जा रहा है। ये ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका है और यहाँ से जो जाएगा ये आगे परवीन शाकिर पे जाएगा एंड देन 5000 रोड पे जाएगा एंड देन फिर नागन पे चला जाएगा। इस नाले की तामीर के नतीजे में कितने इलाकों को जो है वो सहूलत हासिल होगी और बारिशों के दौरान क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप तामीर के बाद? देखें, इसमें भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख की आवाम थी जो इसका पानी आता है, क्योंकि ओल्ड एरियाज़ है। ओल्ड एरियाज़ में ये रहता है कि उनकी सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो वो सारी चीज़ें सीवरेज हमारे नाला में आते हैं एंड देन फिर हम इस चीज़ को रिमूव कर रहे होते हैं आगे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि इस नाले की तामीर से दोहरा फ़ायदा होगा। ना सिर्फ ये कि बरसात के पानी की निकासी होगी, बल्कि चूँकि कच्ची आबादी इस इलाके से रिलेटेड है, जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, तो निकासी का निज़ाम भी इसी नाले के ज़रिए होगा। इलाका मकीन कहते हैं कि 50 साल हो गए लेकिन इस नाले की तामीर नहीं हुई थी, जिसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आइंदा चंद रोज़ में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना इजलास में सूबाई वुज़रा, मुशीर, मुआविन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, चेयरमैन PND हसन नकवी, सेक्रेटरी फाइनेंस साजिद जमाल अबड़ू, सेक्रेटरी GA मोहम्मद अली खोसू और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना इजलास में सूबाई वुज़रा, मुशीर, मुआविन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत भी शिरकत के लिए पहुँच गए हैं। चेयरमैन PND हसन नकवी वहाँ पर मौजूद हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस साजिद जमाल और दीगर वहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा इस इजलास के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध काबीना का गैर मामूली इजलास जो वरदा सिंह की सरबराही में जारी है और आज के इजलास में 25 नुकात जो हैं उन्हें जेर बहस लाया जाएगा। इनमें अहम नुकात जो हैं वो गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और अग्नि नाला के जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली, इसके अलावा सलाह मुतासरीन के जो घरों की तामीर है उसका जायजा लिया जाएगा। छट्टा में 400 मेगावाट विंड और सोलर प्लांट की जो तनसीब है उसके लिए अराजी पीपल्स पार्टी हुकूमत में नालों के लिए जो है खास तौर पर कोशिशें। साथ साथ जो है वो सिंध काबीना में जो साबिक सेक्रेटरी हैं वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान आता सुमरो, उनके अचानक इंतकाल पर जो दुआ मकसद भी की गई और इस बात का इजहार किया गया कि सिंध एक काबिल अफसर से महरूम हुआ है। इस वक्त भी ये इजलास जारी है और थोड़ी देर में मजीद मालूमात जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। जी अच्छा इक़्तिदार, ये भी बताइएगा कि अहम नकात तो गुजर नाला के मुतासरीन हैं, सैलाब मुतासरीन के घरों का जायजा लिया जाएगा। कब तक ये सारा कुछ कंप्लीट होगा? क्योंकि सैलाब ज़दा मुतासरीन जो हैं वो तो काफ़ी अरसा नहीं गुजर गया, सैलाब मुतासरीन की इमदाद भी हुई थी। देखें, चूंकि ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से सैलाब मुतासरीन घरों की तामीर जारी है और बजट भी क्योंकि 10 जून को आने वाला है, तो इस इजलास में ये बात तय होगी कि कितनी रकम जो है वो पहले किसकी सूरत में कौन से मंथ में फराहम करनी है। उम्मीद ये की जा रही है कि जून के मिड के अंदर जो है ये जो है वो रकम की फराहमी शुरू हो जाएगी। सर्वे मुकम्मल कर लिया जाए वर्ल्ड बैंक के ताउन से और जो मुख्तलिफ NGOs हैं उनके साथ मिलकर जो है वो जो घरों की तामीर है उसे असाइन भी किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के ताउन से और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ये रकम की तकसीम का जो सिलसिला है ये 15 जून के बाद जो है वो शुरू होगा। इस बात की बकायदा मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा जो बजट आने वाला है 10 जून को, उसके हवाले से भी जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है कि किस तरह जो है वो ये सारी तरतीब को शुरू किया जाए। मुतासरीन की बहाली जो इस बजट का सबसे अहम मसला है। उसके अलावा सिंध हुकूमत जो है वो 500 के करीब नई पीपल्स बस सर्विस भी खरीदना चाहती है, तो उसके ऊपर भी एजेंडे में
ये बात शामिल है और इसकी जो मंजूरी है वो भी आज ली जाएगी। ठीक है, इजलास इस वक्त जारी है, अहम नकात पर गौर किया जा रहा है। इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तारिक कैसर सीनियर डायरेक्टर HRM बल्दिया उज़्मा कराची तैनात कर दिए गए हैं। इससे कबल मोहम्मद तारिक बल्दिया उज़्मा कराची में डायरेक्टर फायर ब्रिगेड तैनात थे। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें, मोहम्मद तारिक कैसर सीनियर डायरेक्टर HRM बल्दिया उज़्मा कराची तैनात कर दिए गए। इससे कबल मोहम्मद तारिक बल्दिया उज़्मा कराची में डायरेक्टर फायर ब्रिगेड तैनात थे। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मोहम्मद तारिक कैसर सीनियर डायरेक्टर HRM बल्दिया उज़्मा कराची तैनात कर दिए गए हैं और इससे कबल मोहम्मद तारिक बल्दिया उज़्मा कराची में डायरेक्टर फायर ब्रिगेड तैनात थे, जिनका अब तबादला किया गया है। और अब वो जो तबादला किया गया है बल्दिया उज़्मा कराची में डायरेक्टर फायर ब्रिगेड तैनात थे, उनका तबादला करके सीनियर डायरेक्टर HRM बल्दिया उज़्मा कराची तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के औकात कार दुरुस्त करने में नाकाम। आज भी कई गाड़ियां घंटों ताखीर से कराची पहुंच रही हैं। तेज़गाम 1 घंटा 25 मिनट, अल्लामा इकबाल 2 घंटे ताखीर का शिकार है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के औकात कार दुरुस्त करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल ऐसा ही है। महकमा रेलवे के तहत चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनका शेड्यूल मामूल पर आने का नाम ही नहीं ले रहा और रोजाना की बुनियाद पर मुताबिक ट्रेनें जो है वो घंटों ताखीर का शिकार हो रही हैं। आज सबसे ज्यादा ताखीर का शिकार ट्रेन है वो कराकरम एक्सप्रेस है, जो कि तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा की ताखीर का शिकार है। इसी तरह पाक बिजनेस एक्सप्रेस तकरीबन 2.5 घंटे की ताखीर से आ रही है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर का शिकार है। इसी तरह कराची एक्सप्रेस भी 2 घंटे 30 मिनट की ताखीर से आ रही है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसी तरह रहमान बाबा एक्सप्रेस तकरीबन 1.25 घंटे की ताखीर का शिकार है। मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर से पहुंच रही है और तेज़गाम भी कुछ इसी तरह तकरीबन 1.5 घंटे की ताखीर से आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में गंदम की किल्लत के बायस आटे का बहरान आने को तैयार है। आटे की तरसील में कमी आने लगी है। मजीद बात करेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, गंदम की तरसील पर आयद पाबंदी की वजह से जो है आटे का बहरान पैदा होने का ख़दशा हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो कई जगहों पर जो है आटे की तरसील में भी जो है वो बहरान पैदा हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक हाजी असलम साहब मौजूद हैं, जिनकी अपनी दुकान है रिटेल में। इनसे पूछते हैं, हाजी साहब बताइएगा, आटे की तरसील में बहरान पैदा हो गया, कोई ख़दशा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह यह है कि जब एक चीज़ यहाँ पैदा नहीं होती, गंदम है, मकई है, चावल हैं, ये तमाम अजनास पैदा होते हैं अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब में। वहाँ से लाया जाता है ये, फिर यहाँ आके इस्तेमाल होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि गंदम के ऊपर जो है आयद पाबंदी समझ नहीं आ रही है। तो ये गवर्नमेंट को हर साल होती है ज़राबंदी, बहुत कम अर्से की नहीं होती है, लेकिन तीसरा महीना लग रहा है। हमारे यहाँ जो गंदम की पैदावार शुरू हुई है वही जो चौथे महीने में फुल माल आ गया, चौथा महीना आ गया, 5वां आ गया, सामने खड़ा हुआ है। अब समझ नहीं आ रही मुझे। मकसद ये कि गवर्नमेंट को चाहिए पॉलिसी वक्त तैयार करे जो आवाम की बेहतरी में हो। ये जो पॉलिसी है ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए बेहतरी है जो इससे मुंसलिक हैं। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि अगर गंदम की जो ज़िलाबंदी पर यूं ही पाबंदी आयद रहती है तो आगे मुस्तकबिल में जाकर जो है वो आटे का बहरान पैदा हो सकता है और आटे की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। अब इनका ये कहना था कि माल आ रहा जा रहा ज़रूर है, कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी उसकी जो तरसील है वो जारी है। लेकिन अगर हुकूमत इस पर नज़रसानी नहीं करती और जो गंदम की किल्लत है उसे दूर नहीं करती, ज़िलाबंदी को ख़त्म नहीं करती, तो मुस्तकबिल अनकरीब में जो है वो आटे का जो है बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। अपडेट करने के लिए। कराची फ्लोर मिल्स को गंदम की फ्राहमी बहाल ना हो सकी, वजूहात क्या हैं, ये बताएंगी राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, गंदम के बहरान के बाइस आटे की पैदावार भी मुतासर होने का खदशा है, जबकि गंदम की ज़िला बंदी का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ चक्की मालकान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई मुझे बताएं कि चक्की जो है आप लोग के पास क्या रेट चल रही है और कमी है, बहरान है, या फिर आप लोग के पास कितना स्टॉक अभी तक मौजूद है? गंदम की कमी तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो ज़िलाई पाबंदियां हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है फ्लोर मिल्स वालों को।
कि उनको गंदम वाफिर मिकदार में नहीं मिल रही जितना कराची का कोटा है। इस वजह से जो है कराची में गंदम के रेट, आटे के रेट जो है कम नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये वहाँ से ज़िला पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँ और वाफिर मिकदार में गंदम आना शुरू हो जाए जैसे पिछले सालों की तरह आती थी, तो यकीनन जो है आटे में काफ़ी कमी आ सकती है। देखिए, हम तो जो है छोटे दुकानदार हैं, हमारे पास तो 100-100 200 कट्टे करके आते हैं, लेकिन जैसा कि जो वाफिर मिकदार में काम करते हैं गंदम का, उनके पास तकरीबन 2-3 दिन का स्टॉक तो होता है। लेकिन ये है कि अगर गंदम की सप्लाई अच्छे तरीके से जो है आती रहे, ज़िला पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँ, तो उम्मीद है कि आटे का रेट बहुत कम हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ चक्की मालिक मौजूद है। उनका यही कहना है कि गंदम जो है वाफिर मकदार में उनके पास आ रही है। उनका ये कहना है कि 3 महीने पहले भी जो है गंदम का ट्रक लोड हुआ है, और साथ साथ उनका ये कहना है कि अगर गंदम का बहरान हो भी जाता है तो हुकूमत को चाहिए कि इसके अंदर बहरान को देखे, और अगर ये हुकूमत को बहरान देखा जाएगा तो आटे की जो कीमत है उसमें भी कमी आ सकेगी। जी, दूसरी जानिब शहर में फ्लोर मिल्स फिर बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। सिंध फ्लोर मिल के चेयरमैन कामरान लासी ने खतरे की घंटी बजा दी है। बात करेंगे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिल्स एक बार फिर जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। अब से कुछ रोज़ कबल जो है वो फ्लोर मिल्स और फूड डिपार्टमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत 15 मई से जो है वो अंदरून सिंध से जो गंदम की कराची में तहसील हो रही है, उसमें जगह जगह जो चेक पोस्टें कायम है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो गंदम की तरसील है उसको बाआसानी कराची तक उसकी जो तरसील है वो उसको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त भी जो फ्लोर मिल्स है उनकी तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध फ्लोर मिल पर, और उनके ऑनर कामरान लासी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, ये बताइएगा, इस वक्त हम देखते हैं कि एक बार फिर जो है वो सिंध हुकूमत मुआहदे से मुकर गई है, तो इस वक्त क्या गंदम का कितना स्टॉक बाकी है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके चलता हूँ। जब लास्ट टाइम आप हमारे पास आए थे, जब हम 4 दिन की स्ट्राइक पर थे, उस वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो भी मामलात हो रहे हैं वो कराची की आवाम के साथ हो रहे हैं। जो तकलीफ़ें पेश आ रही हैं वो कराची की आवाम को पेश आ रही हैं। जिसके बाद डायरेक्टर फूड और हमारी पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन ने एक MOU साइन किया, जिसमें ये मेक श्योर किया गया कि 15 मई से जितनी भी जो हर्डल्स हैं गंदम की कराची आने तक में वो हटा दी जाएंगी और गंदम बाआसानी तौर पे कराची पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सारे मुआहदे के बाद भी सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपने वादों को पूरा नहीं कर रही। इन्होंने 15 तारीख को हमसे 1 हफ़्ते की मांगी कि आप हमें 1 हफ़्ता और दें, और 1 हफ़्ते के बाद हम ये चीज़ आपको क्लियर करके दे देंगे। कल वो 1 हफ़्ता और भी कंप्लीट हो गया। मजबूरन हमको कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। जिस तरह पंजाब ने एक पिटिशन दायर की है और कोर्ट से एक चीज़ की इजाज़त ली है कि कोई भी पाकिस्तान के कानून के आइन के तहत कोई भी शख्स वीट की मूवमेंट को रोक नहीं सकता, स्पेशली कराची जैसे नॉन ग्रोइंग एरिया में। लासी साहब, इस वक्त कितने दिन का फिर स्टॉक बाकी है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो मुआहिदा हुआ था उसमें तो फूड डिपार्टमेंट मुकर गया है, तो अब यकीनन आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात है, एसोसिएशन में तहफ़्फ़ुज़ात है, तो कितने दिन का स्टॉक बाकी है? मैं आपको बताता चलूँ कि जिस दिन हमारा MOU साइन हुआ था उस दिन डायरेक्टर फूड ने हमसे ये कमिटमेंट किया था कि वो हमें पर फ्लोर मिल को जो है वो एक 5000 बैग्स गंदम जो है इम्पोर्टेड वो दी जाएगी पास्को की तरफ से, और वो हमें मिल गई। हमने वो पूरा टेन्योर बहुत अच्छे तरीके से गुजारा और आवाम को आटा फराहम किया। लेकिन अब हमारे पास फिर से वही दिन आ गए हैं कि अब 1-2 दिन के स्टॉक रह गए हैं। उसके बाद कुछ मिलें अभी से ड्राई हो गई हैं, कुछ ड्राई होने की प्रोसीजर में है, और मैं समझता हूँ 2 से 3 दिन में कराची की मिलें कम्प्लीटली तौर पर ड्राई हो जाएंगी। उसके बाद फिर वही कराची के आवाम को आटे की तकलीफ़ होगी और फिर मामलात वहीं पर डेडलॉक की तरफ आ जाएंगे। जी बिल्कुल, कामरान लासी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर जो है वो खतरे की घंटी बजा दी। उनका कहना है कि शहर में बेशतर फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जिनके पास आटा जो है वो गंदम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो चुकी है, और इस वक्त अगर जो फूड डिपार्टमेंट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं होता तो सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन हो जाएगी। जी, शहर में गंदम की किल्लत के बायस आटे का बहरान सर उठाने लगा है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। आटा मिल रहा है मगर महंगा मिल रहा है, और मज़दूरों के लिए तो खाना पीना ही जो है वो सब कुछ ही महंगा हो गया। आटा मिल भी बहुत कम रहा है। जो लोग दे रहे हैं, जिस दुकानों पे आटा पड़ा हुआ है, तो वो लोग कोई 55 में बेच रहा है, 155 में, कोई 50 में। इससे कम रेट किसी के पास भी नहीं है। पहले कम था, 800 रुपये तक था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता 1400 तक पहुँची। कराची में इस वक्त सेकेंडरी स्कूल्स के 2 डायरेक्टर्स मुकर्रर हैं। एक डायरेक्टर फरनाज रियाज हैं जो रिटायर्ड हो चुकी हैं और ओहदे पर मौजूद हैं। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़।
जी देखिए, कराची के महकमा तालीम का जो डायरेक्टोरेट है सेकेंडरी का, उसमें इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो डायरेक्टर सेकेंडरी हैं फरनाज रियाज, उनका जो है रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी। जुलाई में उनको जाना है, उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है लेकिन उन्होंने सीट नहीं छोड़ी है। जबकि उनकी जगह पर DO ईस्ट यार मोहम्मद बालादी को डायरेक्टर सेकेंडरी तैनात कर दिया गया है। उनका नोटिफिकेशन महकमा तालीम से ने जारी कर दिया है। तो इस वक्त हमारे साथ जो डायरेक्टर मौजूद हैं उनको सीट पर बैठना है, अभी सीट मिली नहीं है इनको, तो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बालादी साहब, आप डायरेक्टर तो बन गए सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, कागज़ के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक, लेकिन आप चार्ज कब लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजी साहब, बड़ी मेहरबानी। देखें, ये गवर्नमेंट का एक रूल होता है, एक पॉलिसी होती है, तो 3 महीने बिफोर जो है ना वो रिटायरमेंट का ऑर्डर इशू हो जाता है किसी भी एम्प्लॉइज़ का, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे गवर्नमेंट का जो है ना वो कोई भी मुलाजिम हो, 1 to 22 तक। तो इसमें मैडम फरनाज रियाज का जो है ना वो रिटायरमेंट ऑर्डर इशू हो चुका है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डर के बाद मेरी पोस्टिंग हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये भी करना है जो रिटायरमेंट हुई है या पोस्ट वैकेंट हुई है तो वहाँ पे किसको ऑफिसर को रखना है। तो उन्होंने मेरा नोटिफिकेशन इशू किया है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ मैडम फरनाज रियाज। वो 12 जुलाई को रिटायरमेंट हो रही हैं अपनी 60 ईयर सुपरन्यूशन एज पे। तो 12 जुलाई के बाद में इंशाल्लाह चार्ज लूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कराची में सेकेंडरी के 2 डायरेक्टर हैं, लेकिन इसमें एक उलझन है, इसको दुरुस्त किया जाए कि ऑर्डर में लिखा हुआ है कि फरनाज रियाज की रिटायरमेंट जो 12 जुलाई को होनी है, उसकी रिटायरमेंट के बाद यार मोहम्मद बालादी जो कि 20वें ग्रेड के अफसर हैं, इनका प्रमोशन हो चुका है, लेकिन इस वक्त वो DO सेकेंडरी कराची हैं। यार मोहम्मद बालादी 20वें ग्रेड में ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त वो DO की चार्ज पे ही हैं, DO सेकेंडरी हैं। 12 जुलाई के बाद वो डायरेक्टर सेकेंडरी बन जाए। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई है। जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से फिरदौस शमीम नकवी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश ना की जा सकी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई है, जिस पर सरकारी वकील ने अदालत से मजीद मोहलत की इस्तदा की है और अदालत ने फिरदौस शमीम नकवी की जो दरख्वास्त जमानत है वो 30 मई तक मुलतवी कर दी है। इसी दरख्वास्त में फिरदौस शमीम नकवी के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि फिरदौस शमीम नकवी कैंसर समेत दीगर संगीन जो है अमराज में मुबतला है, लिहाजा जेल में जो है उनको तिब्बी सहूलियात ना मिलने की वजह से उनकी सेहत को खतरात लायक है, जिस पर अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर जेल सुपरिटेंडेंट को फिरदौस शमीम नकवी का तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मूसा फाउंडेशन के तहत यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर UC 8 बल्दिया टाउन रूबी मोड़ से रैली निकाली जा रही है। तफसीलात बताएंगे जुनैद जावेद। देखिए जी, शहर भर में आज यौम तकरीम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। बल्दिया टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बल्दिया के इलाके में जो है बड़ी तादाद में आवाम जो है वो सड़कों पे आई है। मूसा फाउंडेशन के तहत जो है ये एक रैली निकाली गई है, जिसमें पाकिस्तान के जो नारे हैं वो लगाए गए हैं और इसके साथ साथ कौमी तराने भी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर रैली में शिरकत के लिए आए। स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं और साथ ही इलाका मकीनों के भी जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। परचम कुशाई की गई है और इसके बाद जो है कौमी तराना भी यहाँ पर लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मूसा फाउंडेशन के सरबराह, हम इनसे भी बात करेंगे कि सर आपने आज रैली निकाली है, क्या जज्बा है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज का दिन यौम तकरीम शोहदा के हवाले से जो बनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, इसमें मूसा फाउंडेशन, द लाइट स्कूल और अलाहाबाद एजुकेशनल सिस्टम की जानिब से ये रैली निकाली गई है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे और मकामी यहाँ के लोग, कुछ समाजी लोग, कुछ UCs के चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम, सिंध की अवाम वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत के जो अज़ाइम हैं, जो हमारे दुश्मनों के अज़ाइम हैं, जब भी कोई इस पाकिस्तान के ऊपर आना चाहेगी, बात आएगी या कोई भी ऐसी चीज़ जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होगी, तो पाकिस्तान का हर एक शहरी, मुझ समेत, आसिफ मूसा समेत
वो पाक फौज के शाना बशाना खड़ा रहेगा, क्योंकि ये शहीदों की कुर्बानी है जो आज पाकिस्तान यहाँ पे इस्तकाम है और पाकिस्तान मौजूद है। इन शहीदों की वजह से जिन्होंने पाकिस्तान के लिए और हमारी आवाम के लिए कुर्बानी दी है, तो उनको खराज तस्लीम पेश करने के लिए आज की रैली निकाली गई है। इंशाअल्लाह मरते दम तक अपनी पाक फौज और अपनी आवाम और हुकूमत पाकिस्तान के साथ। जी बिल्कुल, पाक फौज के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई है। बल्दियाती नुमाइंदे भी इस रैली के अंदर जो है वो शरीक हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन हैं। सर, आप यहाँ पर रैली में मौजूद हैं, उन लोगों के खिलाफ हैं जिन लोगों ने 9 मई को बर्बरियत मचाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जो भी इस मुल्क के खिलाफ जाएगा, चाहे वो कि कोई भी बाला अफसरान हो, किसी सियासी जमात के सरबरान हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हों, चाहे वो हम में से हों या हमसे अलग हों, वो कोई भी हो, इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क की अहम तनसीबात के ख़िलाफ़ अगरचे कोई गया तो वो हमारा बिल्कुल दुश्मन है, वो मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है। आज का दिन 25 मई हम ये साबित करने निकले हैं कि इस मुल्क का, कराची शहर का, हमारी हर यूसीज़ का हर बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला। जी बिल्कुल, तमाम ही लोग जो है यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं और इस बात का अज़म भी कर रहे हैं कि कराची में खुसूसी तौर पर इस पूरे पाकिस्तान में किसी भी दुश्मन ने जो है वो मैली आंख से देखा तो ये तमाम लोग जो है पाक फौज के साथ मुल्क की बका के लिए जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जी 9 मई पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिस दिन PTI के शरपसंदों ने मुल्की तनसीबात को निशाना बनाया। जलाई गई बस के हवाले से इंतजामिया का अहम फैसला सामने आ गया। बस को FTC की ग्रीन बेल्ट पर रखा जाएगा। आदिया नाज से मजीद जानेंगे। जी आदिया। बिल्कुल, 9 मई पाकिस्तानी तारीख में स्याह दिन तस्वुर किया जाता है, जिस रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंद अनासिर की जानिब से मुल्की तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया। कराची में नर्सरी के मुकाम पर पीपल्स बस सर्विस को भी निशाना बनाया गया। बसों पर तोड़ फोड़ की गई। सिर्फ यही नहीं, एक बस को जो है वो खाकस्तर कर दिया गया। इस मुकाम पर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये FTC का मुकाम है और पीपल्स बस इंतज़ामिया की जानिब से एक अहम फैसला ये सामने आया है कि वो बस जिसको नजर आतिश किया गया था, वो पीपल्स बस जो कि अवामी बस सर्विस थी, जिसके ऊपर जो है वो कराची के शहरी जो हैं वो उससे इस्तेफादा करते हैं, सफ़र करते हैं, पुरसुकून सफ़र उसका जो है वो उनको मैसर आता है। उस बस सर्विस को आग लगाई गई थी और जो बस आग लगने के बाद जलकर खाकस्तर हुई थी, उसे इस मुकाम पर जो अभी इस वक्त मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसे जो है वो प्लेस करने का फ़ैसला किया गया है। इंतज़ामिया का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि हमने उसको जो है वो तैयार करने के बजाय ये फ़ैसला किया है कि उसको उसी सूरत जिस तरह वो जली हुई है, जो उसकी असल कंडीशन है इस वक्त, उसको उसी कंडीशन में इस जगह जो है वो प्लेस कर दिया जाए, ताकि आते जाते लोग जो है वो उस बस को देखें और जो इंतज़ामिया है या जिन लोगों ने, जिन शरपसंद अनासर ने ये हरकत की है, उनको इस हवाले से थोड़ी सी शर्म जो है वो दिलाई जा सके कि आपने ये जो अमल किया ये बहुत ज़्यादा जो है वो गलत अमल था, क्योंकि ये पीपल्स बस सर्विस किसी पार्टी की नहीं है, ये हमारे टैक्स से आई हुई बस सर्विस है और इस रोड पर तो मुसलसल ये बसेस जो हैं वो चलती हैं, क्योंकि ये शायरा फैसल है, FTC का मुकाम है, KPO के बिल्कुल अपोजिट जो है वो यहाँ पर जो जगह प्लेस है, ग्रीन बेल्ट है, उसको उनका ये कहना है कि मुतासिर नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो NOC के हवाले से बातचीत चल रही है और कोशिश ये है कि इसी महीने के एंड तक उस मॉडल को जो है वो इसी जगह पर प्लेस कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। CPO शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डकैतों और दहशतगर्दों से लड़ते हुए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के अहले खाना तकरीब में मौजूद हैं। मजीद बताएंगी अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, जो पुलिस के शहीद हैं और जो शोहदा हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज CPO के अंदर जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ शोहदा की जो फैमिली है वो मौजूद हैं। ये बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ था और इस इवेंट को आप क्या कहेंगे? आईजी साहब की जानिब से आज शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए इवेंट रखा गया है। ये इवेंट रखा गया है तो बहुत अच्छा रखा गया है, हमारे बच्चों को भी खुशी होती है। तो ये ज़ाहिर इनके अब्बू शहीद हुए हैं तो उसी हिसाब से इनको भी खुशी होती है, यहाँ पर बुलाया जाता है, याद किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये डिपार्टमेंट, ये सहूलतें हमें नहीं मिलती तो शायद हम इज़्ज़त की ज़िंदगी इस तरीके से नहीं गुजार सकते। बताइएगा कौन शहीद हुए थे आपके हस्बैंड? 2013 में इनकाउंटर में हुए थे शहीद, उनको गोली लगी थी।
किसी जगह पे जैसे गुंडे होते हैं मुकाबले के दौरान उसको गोली लग गई थी और शहीद हो गए थे। उनके कितने जो है वो बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और शहीद कोटा पे मैं खुद जूनियर क्लर्क हूँ यहाँ CPO वेलफेयर में। बस अल्लाह का शुक्र है अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है इस डिपार्टमेंट की बदौलत। शौहदा की फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। 2013 में इनके हस्बैंड शहीद हुए थे पुलिस मुकाबले के दौरान और इनका यही कहना है कि आज इस तकरीब को देखकर खुशी हुई है, हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से जो है ये तकरीब का इनेकाद किया गया है, इनको बुलाया गया, इनके बच्चों को यहाँ बुलाया गया है और यहाँ पर एक फैमिली नहीं शौहदा की जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। IG सिंध की जानिब से जो है ये इवेंट रखा गया था और जो रिटायर्ड ऑफिसर थे उनको भी जो है वो इस इवेंट में बुलाया गया था और तमाम शौहदा जिन्होंने जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स दहशतगर्दों के खिलाफ जाकर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनको बाकायदा तौर पर खराज अकीदत जो है वो आज पेश किया गया है। जी, सिंध हाई कोर्ट में MPO के तहत PTI कारकुनान की नज़रबंदी के केस की समाअत हुई। इस मुतल्लिक तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, MPO के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की नज़रबंदी का मामला है। सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, ज़ेर हिरासत में रखा गया है और MPO का अतलाक़ किया गया है और इन कारकुनान को सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों की जो जेलें हैं वहाँ पर रखा गया है और इनको MPO के तहत रखा गया, जिसके तहत जो अहले खाना है उनसे मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट MPO को गैर कानूनी करार दे चुकी है। लिहाजा MPO को गैर कानूनी करार देते हुए तमाम तर जितने भी ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया जाए। तहम अदालत ने इस सिलसिले में दरख्वास्त की समाअत करने के बाद सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी किए हैं 29 मई के लिए और साथ ही ये भी हुक्म जारी कर दिया है IG सिंध को और मुतल्लिका SPs को कि वो जो अहले खाना से तमाम तर ऐसे अफराद जो सिंध भर की मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त कैद हैं उनसे मुलाकात तय करवाएंगे और मुलाकात का अरेंजमेंट कराया जाएगा। इस सिलसिले में अदालत ने अब ये हुक्म जारी किया है कि IG सिंध और मुतल्लिका SSPs को कि वो अमल दरामद रिपोर्ट 29 मई को अदालत में जमा कराएंगे। सानवी तालीमी और टेक्निकल बोर्ड के तहत इम्तहानात का सिलसिला जारी है, क्या क्या इकदामात किए गए हैं, बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। आज बिल्कुल मैट्रिक इम्तहानात का सिलसिला जो है जारी है और आज 10वीं जमात का मुताला पाकिस्तान का जो पर्चा है मुकर्रर वक्त पर शुरू हुआ है और यकीनन कुछ ही देर में जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सूरत हाल के हवाले से इम्तहानी मराकज़ में लोड शेडिंग का जिन जो है काफ़ी हद तक हमें बेकाबू दिखाई देता है। मैट्रिक इम्तहानात जो हैं अपनी आखिरी मराहिल पर जा पहुँचे हैं, लेकिन लोड शेडिंग का जिन जो पहले दिन से बेकाबू था वो आखिरी दिन तक और अभी तक जो है बरकरार है। इसके अलावा अगर बात की जाए सूरत हाल के हवाले से तो कुछ इम्तहानी मराकज़ ऐसे हैं जहाँ पर तालिब इल्मों को ठंडा पानी जैसी बुनियादी जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के DMC के तहत जो स्कूल्स हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो इस वक्त मैं DMC का एक स्कूल है जो कि लियाकताबाद में कायम है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है पेपर इस वक्त जारी है और यकीनन अपने आखिरी मराहिल पर है। स्कूल के प्रिंसिपल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि भाई पिछले साल की बदनिस्बत इस साल की सूरत हाल क्या है और पिछले साल नकल माफिया ने कितना परेशान किया था और इस साल नकल माफिया ने कितना परेशान किया। बहुत शुक्रिया मैडम। ये बताइएगा बोर्ड इंतजामात, बोर्ड के इम्तहानात, तो एज ए प्रिंसिपल आप लोगों पर क्या क्या एक कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी होती है आप लोगों के ऊपर और नकल माफिया ने कितना हद तक परेशान किया? अस्सलाम वालेकुम जी। नकल माफिया ने तो खैर मुझे तो परेशान नहीं किया। हाँ, ये है कि पेपर जो आउट हो जाते हैं वो तो इस साल भी आउट हो ही रहे हैं। बच्चों के पास 1-1.5 घंटे पहले ही पेपर मौजूद होता है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे इनकी एबिलिटी मुतासर होती है। बच्चे फिर हर दफ़ा रहते हैं कि भाई पहले तो हमारे पास पेपर आ जाता है। दूसरे एक फ़र्स्ट टाइम मेरा स्कूल सेंटर बना है, काफ़ी मुश्किल काम है ये, और लेकिन हमने बड़े अच्छे से निभा दिया है और जो हमारे स्टूडेंट थे वो भी बड़े खुश होकर गए। कल 9 का पेपर लास्ट था तो वो बड़ा थैंक्स करके गए कि आपने बड़ा अच्छा हमें यहाँ पे फैसिलिटेट किया। नकल के हवाले से नहीं, पानी वगैरह और लाइट का तो सही आपने कहा कि लोड शेडिंग का तो यहाँ इशू है कि यहाँ 3-3 घंटे लाइट जाती है, लेकिन शुरू के पेपर में तो बहुत देर लाइट गई, लेकिन अब लास्ट पेपर चल रहे हैं तो थोड़ा ये मामला कम हुआ है। बाकी ओवरऑल सही है, मतलब बस नकल ये है कि नहीं होनी चाहिए और मुझे किसी आउटसाइडर ने आके तंग नहीं किया कि आप हमें हमारे बच्चों को चीटिंग कराएं या कुछ भी।
ठीक है जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई लोड शेडिंग का जो जिन है वो पहले दिन से बेकाबू है और लोड शेडिंग के बायस जो है तालिब इल्मों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यकीनन गवर्नमेंट स्कूल हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में जनरेटर की एक सहूलत वैसे ही इतनी मौजूद नहीं होती जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में होती है, लेकिन खैर इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अगर सेकंड शिफ्ट के हवाले से बात की जाए तो सेकंड शिफ्ट का जो पर्चा है वो भी मुकर्रर वक्त पर 2:30 बजे का टाइम बताया जाता है कि 2:30 बजे के करीब जो है स्टार्ट हो जाएगा। ताहम अगर बात की जाए टेक्निकल बोर्ड की तो टेक्निकल बोर्ड की 9वीं जमात का जो पर्चा है आज दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा और कल टेक्निकल बोर्ड का आखिरी पर्चा होगा। जी, पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर ने अपनी 5वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। नौजवानों को कारोबार की तरफ गामजन करते हुए नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर के 5 साल मुकम्मल। 2018 में अपने इफ्तिताह के बाद से नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है, जिसने पाकिस्तान में जिद्दत को फ़रोग देने और कारोबारी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। 5 साल मुकम्मल होने की खुशी में नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इदारे के काम करने का तरीका बताया। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची जो है वो पिछले 5 साल से यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। हम लोग फॉल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम के अंडर में। तो ओवरऑल हमारा जो गोल है वो ये है कि यहाँ पे रुझान बढ़े स्टार्टअप्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट्स से लेके 25 साल तक जो एक इंडस्ट्री में रह चुके होते हैं लोग, वो भी आके स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं। नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर की मदद से अपने कारोबार को परवान चढ़ाने वाली कारोबारी शख्सियात ने अपने अपने कारोबार के हवाले से आगाह किया। NIC को 5 साल की बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने बहुत सारा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है और आगे भी करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 5 years we got recognized by Forbes among 30 people from 30 under 30 और उसके साथ साथ जो है we have received this award today। दिन रात को बंदे पानी की वजह से कराची में स्पेसिफिकली फॉर हो रहे हैं, तो हम वो हार्डवेयर डिवाइसेस बनाते हैं जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स फ्रॉम डैम लेवल टू टैप लेवल सॉल्व हो जाती हैं। NIC मुख्तलिफ सनतों पर मुहित पोर्टफोलियो का हामिल है, जिसमें फाइन टेक, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, बिग डेटा और डी टेक शामिल है। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा तहा मलिक, सिटी 21। गुलबर्ग के राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। मोहम्मद हमाद अपडेट करेंगे। आज देखें KPL सीज़न 3 का तीसरा मैच जो है मुजाहिद मोटर्स और अनाबिया इंटरप्राइजेज़ के दरमियान राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है और अनाबिया इंटरप्राइजेज़ ने जो है पहले बैटिंग करते हुए 205 रन का हदफ दिया है। उसके 205 रन के हदफ के जवाब में जो है मुजाहिद मोटर्स की जो इस वक्त बैटिंग जारी है। हमारे साथ मुजाहिद मोटर्स के कप्तान मुजाहिद मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मुजाहिद भाई, ये बताइएगा इस तरह के क्रिकेट में क्या समझते हैं आप, कैसा टैलेंट देखने को मिलता है? क्योंकि हमने देखा इस तरह के कॉर्पोरेट इवेंट में सारे जो है 9 to 5 वाले जॉब वाले भी होते हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, फिर उसके बाद टाइम निकाल के यहाँ पर आकर खेलते हैं। 205 रन का आपको हदफ भी मिला है, तो कैसा अभी बैटिंग कैसी जा रही है आपकी? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो रहा है। KPL जो है इनके ऑर्गेनाइजर है राहिल भाई, आमिर भाई, इन्होंने पहले भी 2 सीज़न करवाई, तीसरा सीज़न है। इनमें क्या है कि आप ये पहले बैटिंग करते हुए हमारा पहले मैच है 200 रन के टारगेट ही, और हमें इंशाल्लाह कोशिश है 600 हो जाएंगे। बैट्समैन अच्छे हैं। बड़ी मुश्किल चीज़ है क्रिकेट ये है कि बहुत लोग बेरोज़गारी की वजह से इनको क्रिकेट के लिए आते हैं तो इनको मुश्किलात होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होता है। बस यही कोशिश होती है हर ये सारे टैलेंट यहीं से जाते हैं, कराची के सारे टैलेंट, राशिद लतीफ़ और TMC के सामने सारे टैलेंट यहीं कराची से जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से ये लोग यहाँ से निकल के आगे चले जाते हैं। देखें बिल्कुल ये हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद मोटर्स के कप्तान मुजाहिद, जिनका ये कहना है कि कराची में अगर टैलेंट की बात की जाए तो कमी नहीं है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितने ग्राउंड है, TMC है, गुलबर्ग है, RLC है, फिर उसके बाद जो ईस्टर्न स्टार है, ये वो ग्राउंड है जहाँ से टैलेंट जो है वो निकल कर ही आगे जाता है। हमने देखा है कि माजी में उमैर बिन यूसुफ हो गए या जो दीगर प्लेयर हो गए, वो ये इन्हीं ग्राउंडों में खेल कर जो है उन्होंने अच्छी क्रिकेट अच्छा परफॉर्म किया और फिर जो है PSL भी खेली है, पाकिस्तान जूनियर लीग भी खेली है। इन दोनों के दरमियान इस वक्त ये मैच जारी है और इस टूर्नामेंट में जो है 7 टीमें जो है आपस में मुकाबले हैं। जी।